नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शोभा टेक्निकल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है विकी कुमार और आज के वीडियो सेशन में हम इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने ऑलरेडी 10 एमसीक्यूज़ डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है, एक एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध होना चाहिए। ऑप्शन हमारे पास में है बहुत छोटा, दूसरा ऑप्शन है अनंत होना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है उच्च होना चाहिए और फोर्थ ऑप्शन है मध्यम होना चाहिए। तो दोस्तों अगर हम मल्टीमीटर की बात करें तो इसके लिए जो आंतरिक प्रतिरोध है वो शून्य होना चाहिए। एक अगर आदर्श के लिए अगर हम बात करें, आदर्श एमीटर के लिए जो आंतरिक प्रतिरोध है वो शून्य होना चाहिए, क्योंकि आदर्श स्थिति पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें, प्रैक्टिकल में जो एमीटर होता है उसके लिए जो आंतरिक प्रतिरोध है वो हम चाहते हैं कि न्यूनतम रहे, कम से कम रहे। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, बहुत छोटा, यानी कि कम से कम होना चाहिए। वही अगर वोल्टमीटर की बात करें तो वोल्टमीटर का जो उपयोग है वो किस लिए किया जाता है, वो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों वोल्टमीटर को सदैव परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये बात ध्यान रखें, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वोल्टमीटर को परिपथ में किस प्रकार से संयोजित किया जाता है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा, समांतर क्रम में। हमेशा जो वोल्टमीटर है उसको समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। अब बात कर लेते हैं हम इसके इंटरनल रेजिस्टेंस की। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम आइडियल की बात करें, जो आइडियल वोल्टमीटर होता है उसके लिए जो आंतरिक प्रतिरोध है वो कितना होना चाहिए, तो कहोगे कि अनंत होना चाहिए। वहीं अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें कि प्रैक्टिकल में जो वोल्टमीटर है उसका प्रतिरोध कितना होना चाहिए, तो जितना अधिक से अधिक हो सके उतना उसका आंतरिक प्रतिरोध होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन ए था वो राइट आंसर था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक सीआरओ में टाइम बेस्ड सिग्नल होता है। ऑप्शन ए हमारे पास में है रेक्टेंगुलर वेव, ऑप्शन बी है सातूत वेव, ऑप्शन सी है साइनोसोडियल वेव और ऑप्शन डी है स्क्वायर वेव। तो हमें बताना है सीआरओ में जो टाइम बेस्ड सिग्नल उपयोग किया जाता है वो किस प्रकार का होता है। दोस्तों सीआरओ का जो पूरा नाम होता है वो होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लेंगे आप, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। अब मैं आपको जो सीआरओ में जो सिग्नल उपयोग किया जाता है टाइम बेस्ड सिग्नल, उसका मैं फ़ोटो आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो सिग्नल है ये टाइम बेस्ड सिग्नल होता है। ठीक है, और ये किस प्रकार का सिग्नल होता है, तो ये होता है सातूत वेव। ये किस प्रकार की वेव है, सातूत वेव। ठीक है दोस्तों, सातूत को हम हिंदी में बोलते हैं आरा दंती। ठीक है, आरा दंती। आरादंती का मतलब, इसकी क्यों बोलते हैं हम इसको आरादंती, इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो शेप बना रही है, ये जो आरे के दांते के समान बना रही है, इसीलिए जो ये वेव है वो किस प्रकार की वेव कहलाती है, आरादंती वेव कहलाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, एमआई मीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। दोस्तों एमआई का मतलब होता है मूविंग आयरन, मूविंग आयरन। ठीक है, तो इसके लिए पूछा गया है कि इसका उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। क्या केवल एसी के लिए किया जाता है, क्या केवल डीसी के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी है एसी व डीसी दोनों के लिए, ऑप्शन डी है उच्च आवृत्ति की एसी के लिए। तो हमें बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों मूविंग आयरन क्या है, मूविंग आयरन क्या है, एक प्रकार का क्या है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है दोस्तों, मेजरिंग
इंस्ट्रूमेंट। और जो ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये दो प्रकार के हमारे पास में हो सकते हैं, जिसमें से पहला है MI जिसका मतलब है मूविंग आयरन, और जो दूसरा होता है वो होता है MC का मतलब होता है मूविंग कॉइल। ठीक है, दो प्रकार के हमारे पास में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अब इनमें क्या क्या इसके द्वारा किसका मापन किया जाता है और MC टाइप के द्वारा किसका मापन किया जाता है, इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों जो MI टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं इसके द्वारा हम AC और DC दोनों प्रकार का मेजरमेंट कर सकते हैं, जबकि मूविंग कॉइल टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनसे हम केवल DC का मापन कर सकते हैं। ठीक है, DC का मापन। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है MI मीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे MI का जो उपयोग है वो AC और DC दोनों के लिए किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन C, AC व DC दोनों के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है किस मीटर का उपयोग इंडक्टेंस L, कैपेसिटेंस C और प्रतिरोध R प्रत्येक रूप से मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन हमारे पास में है मल्टीमीटर का, दूसरा ऑप्शन है एमीटर का, तीसरा ऑप्शन है वोल्ट मीटर का और फोर्थ ऑप्शन है LCR मीटर का। तो मेरे मित्र इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा LCR मीटर। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि नाम में ही यहाँ पे दिख रहा है आपको क्या क्या बोला गया है LCR। L का मतलब क्या होता है, यहाँ पे L का मतलब होता है इंडक्टेंस से, C का मतलब होता है कैपेसिटेंस से और R का मतलब होता है रेजिस्टेंस से। तो इसका जो नाम है वो खुद ही बता रहे हैं कि ये किसका मापन कर सकता है। अब ऑप्शन ए पर चर्चा कर लेते हैं। ऑप्शन ए में हमें दिया हुआ है मल्टीमीटर। तो दोस्तों मल्टीमीटर क्या है, मल्टीमीटर भी एक प्रकार का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है और इसके द्वारा हम AC व DC वोल्टेज, AC व DC करंट, फ्रीक्वेंसी, करंट, ठीक है, कैपेसिटेंस आदि का मापन कर सकते हैं मल्टीमीटर के द्वारा। ये एक प्रकार का मल्टी फंक्शन मीटर है। ठीक है दोस्तों, एमीटर की अगर हम बात करते हैं, एमीटर क्या करता है, एमीटर किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान ज्ञात करता है। ठीक है, विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है और एमीटर को सदैव परिपथ में किस क्रम में संयोजित किया जाता है, सीरीज क्रम में या श्रेणी क्रम में। ठीक है दोस्तों, अब हम वोल्ट मीटर की अगर बात कर लें तो वोल्ट मीटर क्या है, वोल्ट मीटर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर जिसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। और ये जो वोल्ट मीटर है ये सदैव परिपथ के समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। जिस भी शाखा में हमें विभव का मान ज्ञात करना होता है हम उस शाखा के समांतर क्रम में वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं। और वोल्ट मीटर के लिए अगर हम आंतरिक प्रतिरोध की बात करें तो आदर्श स्थिति में हमने क्या देखा था कि आदर्श स्थिति में जो आंतरिक प्रतिरोध है वो कितना होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। और अगर एक प्रैक्टिकल वोल्ट मीटर की बात करें तो प्रैक्टिकल वोल्ट मीटर के लिए जो आंतरिक प्रतिरोध है वो मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर है, हमें ऑप्शन से चूज करके बताना है कितना होता है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये याद करने लायक है, इसे आपको याद ही करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, हाफ वेव के लिए जो रिपल फैक्टर का मान होता है वो होता है 1.21। ठीक है, और अगर फुल वेव के लिए पूछा जाए तो ये होता है 0.48। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है एक टनल डायोड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है हमारे पास में नकारात्मक प्रतिरोध की आवश्यकता वाले परिपथ में, ऑप्शन बी है उच्च पावर परिपथ में, ऑप्शन सी है रेक्टिफायर परिपथ में और ऑप्शन डी है बहुत तेज स्विचिंग परिपथ में। तो दोस्तों अगर हम टनल डायोड की बात करें तो जो टनल डायोड होता है ये एक प्रकार का स्पेशल टाइप का डायोड होता है। ठीक है दोस्तों, और ये क्या करता है, ये नेगेटिव रेजिस्टेंस को प्रदर्शित करता है। परिपथ में
नेगेटिव रेजिस्टेंस को दिखाता है। नेगेटिव रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? नेगेटिव रेजिस्टेंस का मतलब है अगर हम डायोड के टर्मिनल पर वोल्टेज का मान बढ़ाते हैं तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ जाता है, और रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से इसके अंदर से जो बहने वाली विद्युत धारा है इसका मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये जो डायोड है इस डायोड को एक अन्य नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है इसाकी डायोड। ठीक है दोस्तों, इसी डायोड को जो टनल डायोड होता है इसी को हम अन्य नाम से भी जानते हैं इसाकी डायोड। अब पूछोगे कि सर इसे इसाकी डायोड क्यों कहते हैं? तो बड़ी सिंपल सी बात है दोस्त, इसका जो आविष्कार है वो लियो इसाकी नाम के वैज्ञानिक ने किया था और इसीलिए उसी के सम्मान पर ये जो नाम है इसाकी डायोड इसका रख दिया गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। जहाँ पर भी हमें नेगेटिव रेजिस्टेंस शो करना होता है वहाँ पर हम टनल डायोड का उपयोग कर सकते हैं। और जो टनल डायोड है इसका जो सिंबल है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, कई बार सिंबल भी पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 है IC 7400 है। नैंड गेट IC, एंड गेट IC, और गेट IC या फिर ओपेम IC। तो हमें बताना है इसके लिए कौन सा राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। तो जो नैंड गेट होता है दोस्तों, नैंड गेट के लिए जो IC होती है उसका नंबर होता है 7400। तो यहाँ से आपका पहला आंसर आ ही गया है। ये किसकी IC है? 7400 नैंड गेट की। अब मैं जो बाकी गेट बचते हैं उसके लिए भी IC बता देता हूँ कि कौन कौन सी IC किस किस गेट के लिए उपयोग होती है। दूसरी जो IC है वो है नोर गेट। नोर गेट के लिए जो IC का नंबर है वो है 7402। इसके बाद में तीसरा जो गेट है वो है नोट गेट। नोट गेट के लिए जो IC का नंबर होता है वो होता है 7404। इसके बाद में अगर हम बात करें तो आता है एंड गेट, और एंड गेट के लिए जो IC का नंबर होता है वो होता है 7408। इसके बाद में आगे बात करते हैं और गेट। और गेट के लिए जो IC नंबर है वो है 7432। इसके बाद में बचता है एक्सक्लूसिव और गेट। एक्सक्लूसिव और गेट के लिए जो IC का नंबर होता है वो होता है 7486। इसके बाद में एक्सनोर बच जाता है। एक्सनोर के लिए जो IC नंबर होता है वो होता है 74266। इस प्रकार से जो टोटल 7 लॉजिक गेट हैं उसकी IC के नंबर कुछ इस प्रकार से हैं। तो किसी को भी बारे में पूछा जाए तो आप इजीली यहाँ से बता सकते हैं। इसके बाद में जो लास्ट ऑप्शन बच गया था ओपेम IC। तो जो ओपेम IC होती है उसका जो नंबर होता है वो होता है 741। ठीक है दोस्तों, इसको भी याद रखेंगे। ये कितने पिन की IC है? ये 8 पिन की IC है। ठीक है, जिसमें से 8 में से 1 पिन है वो यूज नहीं होती, यानी कि NC होती है, नॉट कनेक्टेड। और टोटल इसमें 7 पिनें होती हैं जिसका उपयोग किया जाता है, जिसमें से 4 है इनपुट पिन होती है और 1 आउटपुट पिन होती है, और इसी के आधार पर इसका नाम है 741 रखा गया है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 है LED डिस्प्ले का पूरा नाम है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और पूछा भी कई बार जाता है। तो दोस्तों LED का जो पूरा नाम होता है वो होता है लाइट एमिटिंग डायोड। इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, लाइट एमिटिंग डायोड। और इसके अगर हम बात करें तो ये भी क्या है? ये भी एक स्पेशल पर्पज़ डायोड है। LED भी क्या है? एक स्पेशल डायोड है। और इसकी विशेषता क्या होती है कि जब भी इस पे फॉरवर्ड बाई सप्लाई किया जाता है तो फॉरवर्ड बाई सप्लाई करने पे ये क्या करता है? ये प्रकाश के रूप में ऊर्जा मुक्त करता है या उत्सर्जित करता है। और अगर हम इसके सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। 2 एरो के निशान बनाए दिए जाते हैं डायोड पे, जो कि क्या दिखाते हैं? उत्सर्जित होने वाले प्रकाश को प्रदर्शित करते हैं। इसमें जो ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल वाला पार्ट होता है उसको हम एनोड बोलते हैं, और ये जो छोटे वाला जो बार वाला पार्ट है उसको बोलते हैं कैथोड। तो LED में दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है एनोड, दूसरा होता है कैथोड। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 है दशमलव संख्या 87 का BCD मान क्या है? एक डेसिमल नंबर दिया हुआ है 87। ठीक है, अब हम इसको चेंज करना है किस में? BCD नंबर में चेंज करना है। तो किस प्रकार से करेंगे?
देखिए दोस्तों, BCD क्या है? BCD का जो पूरा नाम होता है वो होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है दोस्तों, इसका पूरा नाम क्या है? बाइनरी कोडेड डेसिमल। और अगर किसी भी डेसिमल नंबर को अगर हमें बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड में चेंज करना हो तो क्या करते हैं हम? प्रत्येक डेसिमल नंबर के लिए क्या करते हैं? 4 बिट की बाइनरी नंबर लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है? 87। तो 87 के लिए हम क्या करेंगे? 8 के लिए 4 बिट बाइनरी नंबर लिखेंगे और 7 के लिए 4 बिट बाइनरी नंबर लिखेंगे। तो 8 के लिए 4 बिट बाइनरी क्या होगी? 1000 और 7 के लिए 4 बिट बाइनरी क्या हो जाएगी? 0111। तो फाइनली हमारे पास 87 का जो BCD कोड है वो क्या हो जाएगा? 1000 और उसके बाद में फिर 0 फिर 111। ये क्या हो जाएगा? इसका इक्वलेंट BCD नंबर हो जाएगा। तो इसमें से हमें देखना कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है। ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी को देखते हैं तो ऑप्शन बी एज इट इज जैसा हमारा आंसर है वैसा ही है। तो इसके लिए जो राइट आंसर